हाँ बेटा, चलिए आज हम लोग देखते हैं 12th फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा, ये हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लेके जाते हैं तो उसमें कुल कितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसको आज हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई मैग्नेट हमने लिया और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने उस मैग्नेट को एक स्पेशल सिचुएशन में अरेंज किया। स्पेशल सिचुएशन से मतलब ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उनमें एक स्पेशल एंगल दिया। ये नहीं कि मैग्नेटिक डाइपोल जो मैग्नेटिक सॉरी जो मैग्नेट है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो, उसको हमने थोड़ा सा एक एंगल पे इस तरह से शिफ्ट किया हुआ है। ये मान लीजिए कि आपका मैग्नेट है और यह मैग्नेट, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में हमने यहाँ पे एक थीटा एंगल रखा हुआ है। ये थीटा एंगल रखा हुआ है, थीटा एंगल पे इसको अरेंज किया गया है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है। अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है और इसकी लेंथ मैग्नेट की अगर 2L है तो 2L इंटू एम जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करता है, m इक्वल टू 2L इंटू एम, जहाँ पे 2L मैग्नेट की लेंथ है और m जो है इस मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ है। अब हम लोगों को ये देखना है कि जैसे ही, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे ही किसी मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लेकर के जाते हैं तो उस पर एक टार्क अप्लाई होता है, उस पर एक टार्क अप्लाई होता है। पहले तो फोर्स अप्लाई होता है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के बट कोई अनइक्वल या अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इसलिए फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन उस फोर्स की वजह से इस पर एक टार्क अप्लाई होता है और वह जो टार्क अप्लाई होता है वह एम बी साइन थीटा के इक्वल होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये टार्क अप्लाई ऑन
अप्लाई ऑन मैग्नेट, अप्लाई ऑन मैग्नेट। दस यह जो टार्क होगा टाउ इक्वल टू किसके बराबर होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। ये एंगल किसके किसके बीच में है, तो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। तो ये हो जाएगा एम बी साइन ऑफ थीटा। यह जो टार्क है इस पर अप्लाई होगा, ठीक है बेटा, एम बी साइन थीटा के इक्वल इस पे जो है टार्क अप्लाई होगा। अब बेटा हमें एक्चुअल में यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डायपोल, कुल कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के लिए अगर इस मैग्नेट को किसी स्पेशल सिचुएशन में मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वह वर्क ही क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं कि इस पर लगने वाला जो टार्क होता है नॉर्थ पोल को उस डायरेक्शन में रोटेट कराता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी कि यह कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। अब मैं इसको इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको थीटा स्मॉल थीटा एंगल से मैं एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट कराने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा रोटेट कराया, तो इसको रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल एंगल से इसको मैं रोटेट कराता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट वी रोटेट टू मैग्नेट in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction with small angle, स्मॉल एंगल से मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट कराता हूं तो उस सिचुएशन में जो यहाँ पे एक स्मॉल वर्कडन होगा उस स्मॉल वर्कडन को यदि डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यह डी डब्ल्यू इक्वल टू टार्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टार्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है बेटा, या स्मॉल वर्क डन होगा। अब टाउ एम क्या है, तो टाउ एम ऑलरेडी यही है, यही जो हमारा टार्क है वह ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर टाउ एम की वैल्यू रख दूं, अच्छा ये टाउ एम आप ये भी बोल सकते हो कि ये टाउ एम कितना लगेगा, तो ये ठीक उतना ही लगेगा क्योंकि हमें विदाउट एक्सेलरेशन हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना है। कहने का मतलब यह है कि जितना टार्क इस पर लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसके अप्रॉक्सीमेट या मोस्टली इक्वली हमें एक एक्सटर्नल टार्क लगाना पड़ेगा जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने के लिए इनफ होगा। मीन्स यहाँ पे जो एक्सटर्नल टार्क होगा, या ये काम कर सकते हैं, इसको आप एम मान लीजिए और इसको एक्सटर्नल मान लीजिए, ये एक्सटर्नल टार्क है, ये एक्सटर्नल टार्क है। अब हमें देखना है कि ये एक्सटर्नल टार्क किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये जो मैग्नेट है इसको विदाउट एक्सेलरेशन हमें लेके जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हियर फॉर विदाउट एक्सेलरेशन the magnet move in anti-clockwise direction, then क्या होना चाहिए, जो हमारा T एक्सटर्नल है वह अप्रोक्सीमेटली
शुड बी इक्वल टू टी, या सॉरी टाउ एक्सटर्नल जो है वह टाउ मैग्नेटिक फील्ड के अप्रोक्सीमेटली मोस्टली इक्वल होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये एक्सिलरेट होकर जाएगा, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं लेके जाना है। याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे देखते थे कि जब हम चार्ज को इनफाइनाइटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते थे तो उस पर भी ठीक उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे, लगभग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसी के इक्वल। क्यों ऐसा? क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए था। सेम ऐसे ही यहाँ भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इसको हमें बिल्कुल स्मूथली लेकर के जाना है। तब यहाँ पे ये जो होगा देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टी टाउ एम, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ एम मीन्स टार्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू में डी थीटा। टाउ एम के प्लेस पे अब हम लोग ये लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा है। तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो हमने स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर दिया, ये स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए इसको हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दे। कहां से कहां तक? तो थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। ठीक है बेटा। देयरफॉर फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा एंड डी थीटा। ये हमें यहां पे मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एम बी ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, क्योंकि एम जो है मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है, बी जो है या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन अब हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हम ट्रांसफर कर देंगे इसका थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस साइन को बाहर कर दिया तो माइनस एम बी, और इसमें लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो पहले थीटा की जगह पे अपर लिमिट, देन माइनस और देन लोअर लिमिट, तब ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। बेटा ये टोटल वर्क डन है, यही टोटल वर्क डन है जो एक डाइपोल में या डाइपोल को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट करेंगे तो उस सिचुएशन में इतना वर्क डन किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे अगर किसी स्पेशल, जैसे मान लीजिए कि अगर थीटा को मैं इसमें थीटा 1 को 90 डिग्री और थीटा 2 को मैं थीटा कर देता हूं, तो उस सिचुएशन में इसमें कुल कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये हमने वर्क डन किया, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ये इस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ही है, जितना टोटल वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग इसमें इस फार्मूले में अगर पुट कर देते हैं कि थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू W इक्वल टू, ये हमें क्या मिलेगा? ये 90 डिग्री हो गया तो ये 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 0 हो जाएगा,
और थीटा टू जो है जनरल फॉर्म में उसको मैं लिख देता हूँ। तो जनरल फॉर्म में लिखा है हमने थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमें यहाँ से मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। स्पेशल सिचुएशन में जब थीटा वन कहाँ से आ जाए, मान लीजिए कि थीटा से सिर्फ 90 डिग्री तक, थीटा से सिर्फ 90 डिग्री तक अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यह यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये पहली बात होगी। अब दूसरा हम लोग ये देखें कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, अब इसमें अगर थीटा 90 डिग्री होता है तब उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। थीटा अगर 0 डिग्री होता है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और जब थीटा 180 डिग्री होता है तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली केस में हम लोग लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस ऑफ 90। देयर इज नो एनर्जी, देयर इज नो एनर्जी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री, देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू, इसमें 0 डिग्री रख के देखें तो माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ, सॉरी ये क्या करा मैंने, ये 90 डिग्री है ना बेटा, ये कॉस 90 डिग्री तब ये 0 होगा। 0 पे कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी, ये हो जाएगा आपका डेल यू, डेल यू, यहाँ पे माइनस एम बी होगा। पहली बात एक और सुनना है हमें कि यहाँ पे जो डेल्टा यू इक्वल टू 90 डिग्री पे थीटा 90 है तो डेल्टा यू 0 आ रहा है, तो 0 आने पर इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो है अपना जो मैग्नेट है उस पे किसी प्रकार कोई एनर्जी नहीं है और वह स्टेबल है, या इसमें किसी प्रकार कोई एनर्जी नहीं है, ये स्टेबल है। 0 डिग्री पर ये माइनस एम बी के बराबर होगा, और एक मिनट, सॉरी, ये स्टेबल पोजीशन है, ये स्टेबल पोजीशन है। स्टेबल पोजीशन क्यों स्टेबल पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पे ये मिनिमम एनर्जी है, इसलिए ये स्टेबल पोजीशन होगी। और थर्ड में इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब उस सिचुएशन में डेल यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस एम बी और इंटू कॉस 180 वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा एम बी। और यह यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, ये बीच में है। तो जहाँ पे मिनिमम है उसको स्टेबल पोजीशन बोलेंगे, इसको हम लोग अनस्टेबल कहेंगे, अनस्टेबल पोजीशन, मतलब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी है। इसको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, पोजीशन और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यहां हम बोल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था कि कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी किसी मैग्नेटिक डायपोल में कुल कितनी एनर्जी स्टोर होगी यदि उस डायपोल को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं। ठीक है बेटा, राजदीप, जयेश, हाँ बेटा बोलो। कौन सी सेकंड वाली सिचुएशन?
इसमें ये वाली, इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होगा, माइनस एम बी कॉस 0, तो -mb के, तो यहाँ पे टोटल वर्कडन यहाँ पे निगेटिव होगा, वर्कडन यहाँ पे ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं कि इसको 0 डिग्री पर कैसे आएगा, यही बताना चाह रहे हैं ना, 0 डिग्री पर कैसे आएगा। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको थीटा डिग्री आपने रोटेट किया है किसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, 0 डिग्री कब आ जाएगा, जब ये खुद क्या होने लगेगा, जब अलाइन होने लगेगा। ये क्या होगा, अलाइन होने लगेगा। अलाइन होते होते जैसे ये एंगल 0 डिग्री पे आता है, उस सिचुएशन में टोटल कितना वर्क डन किया गया होगा। मान लो कि पहले यहाँ पे थीटा था, और थीटा से जैसे जब अलाइन होगा, ये तो अलाइन होगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। थीटा से जब ये अलाइन होगा 0 डिग्री में, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वही वर्क है वहां पे माइनस निगेटिव, वही वर्क है माइनस निगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव तब होगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मान लीजिए कि आपने पहले से ही उसको एंटी क्लॉक में आपने कोई एक टॉर्क लगा करके एंटी क्लॉकवाइज में ले गए हैं, और उसके बाद से अब वो लाइन हो रहा है 0 डिग्री में, अब ये लाइन हो रहा है 0 डिग्री में, मतलब कि वो क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे द्वारा वर्क डन किया जाता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। और जो अब ये किसके द्वारा किया जा रहा है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है बेटा। तो ये वर्क डन निगेटिव होगा, और जैसे ही वो 0 पे आएगा तो उस सिचुएशन में 0 तक आने में टोटल वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा -mb के इक्वल। θ1 θ2 का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक एंगल से उसको दूसरे एंगल तक रोटेट करने में जितना वर्क डन किया जाएगा वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। भाई एक जगह हम ले जाके खड़े कर दिए, तब तो वर्क डन तो नहीं हो रहा है ना, वर्क डन नहीं हो रहा है। जब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक वर्क डन नहीं होगा। तो ये θ1 θ2 से ये पूरा है, मतलब जहां से जहां तक आप उसको लेके जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही उसके बिहार पे आप इसका पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे तो जो वर्क डन आप निकालेंगे, यहाँ पे जो वर्क डन निकालेंगे वो तो एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं ना, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ये साइन देख रहे हैं क्या, आप यहाँ का साइन देख रहे हैं, तो इस साइन को आप अंदर भेज दीजिए। देखिए θ1 पहले पॉजिटिव हो गया, θ2 निगेटिव हो गया, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हम लोग को देखना है कि मैग्नेटिक डायपोल का जो एसएचएम है वह मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एसएचएम करता है तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम पीरियड कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल।
एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डायपोल को लेता हूं और उस डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर अगर उसको अलाइन किया जाए, मैग्नेटिक डायपोल को उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे उसको शिफ्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ले लेता हूं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इस बार ये डायरेक्शन हमने ले लिया, कैसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये डायरेक्शन हमने ले लिया। यहां पे इन दोनों के बीच में जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, इसके और इसके बीच में यदि थीटा एंगल पे इसको शिफ्ट किया जाता है तो उस सिचुएशन में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर इसका नॉर्थ पोल है, तो इस बार इस पर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑलवेज कहां पे लगता है, नॉर्थ पोल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, साउथ पोल है तो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स जो है यहाँ पे ये अप्लाई होता है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो हियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ को मैं 2l मान लेता हूं, इस मैग्नेट की लेंथ को 2l और इसकी पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से, तो m इक्वल टू मिल जाएगा 2l इंटू m, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं, ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर लेके जाते हैं तो उस पर एक टार्क अप्लाई होता है, एक टार्क अप्लाई होता है, और वह टार्क जो होता है किसके इक्वल होता है, तो टाउ इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू में साइन थीटा के इक्वल होता है, यह टार्क अप्लाई होता है। अब देखो बेटा, यहां पे जो मोमेंट ऑफ एसएचएम है, एसएचएम कर रहा है तो यहां पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन और टार्क, इन तीनों में जो रिलेशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सीलरेशन और टार्क, तो यहाँ पे टार्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, ये होता है टार्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तब यहां से क्या मिल जाएगा, अगर इस टार्क की जगह पे मैं लिख देता हूं आई इंटू अल्फा इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहां पे लिखना जरूरी होगा कि आई क्या है, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia and alpha is angular acceleration, angular acceleration। तो यहां से हम लोगों को ये मिल गया कि आई अल्फा इक्वल टू एम बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। नाउ इट इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू its equilibrium position, then the restoring torque act on it। देखो बेटा, अगर मैं मान लेता हूं कि जो ये थीटा है, जो यहाँ थीटा लाया गया है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो उस समय ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए थे लिमिट वाले पोर्शन में कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो उस सिचुएशन में साइन थीटा जो है या टेंड हो जाता है किसके बराबर, लगभग थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर थीटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है
अगर यह थीटा बहुत छोटा है तो उस सिचुएशन में साइन थीटा थीटा बन जाएगा। तब यहां से आई अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एम बी इंटू थीटा, एम बी इंटू थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से यदि अल्फा मीन्स यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको कैलकुलेट किया जाए, अल्फा इक्वल टू एम बी थीटा अपान में आई के इक्वल मिल जाएगा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब हम जानते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसके एंगुलर वेलोसिटी में एक आपस में रिलेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, जहां पे since angular acceleration equal to omega square into theta, where omega is angular velocity, angular velocity and theta is angular displacement, angular displacement, therefore अब ये अल्फा के प्लेस पे अगर इसको रख दिया जाए तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये मिल जाएगा हमें एम बी थीटा अपान में आई, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा हमें रूट अंडर एम बी अपान में आई। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू सिंस टाउ टाइम इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, टाउ इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। देयरफॉर टाइम इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो ये मिल जाएगा रूट अंडर एम बी अपान में आई, या आई ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई रूट अंडर आई अपान में एम बी। तो यहां पे हमें टाउ इक्वल टू मिल गया 2 पाई रूट अंडर आई अपान में एम बी। ये टाइम पीरियड मिला, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द पोल स्ट्रेंथ एंड बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिला और यह रिलेशन हमें देता है कि किसी भी डायपोल के लिए जो टाइम पीरियड होगा यह 2 पाई रूट अंडर आई अपान में एम बी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, राजदीप जयेश, ओके। हाँ बेटा, हाँ कोई क्वेश्चन भेजा था, मैं उसको दिन में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, मैं कर नहीं पाया हूँ उसको, ठीक है, उसको डिस्कस कर लूँगा। ओके। अब बेटा अब हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जानने के लिए यदि किसी ऑब्जेक्ट को
या किसी एक सरफेस एरिया को अगर हम किसी फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में, और उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड अगर पास करती है उसको ही हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। या इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में यदि हम लोग करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली पास कर रही है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, किसी सरफेस एरिया से उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरह से सरफेस एरिया है, ये ऐसा हमने कोई एक सरफेस एरिया ले लिया और ये देखना है कि इस सरफेस एरिया से कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है या कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे हम लोग को देखें, अच्छा इसकी जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किसकी, इस सरफेस की, इस सरफेस एरिया को मैं इधर दिखाता हूं। इसकी यूनिट वेक्टर यदि n हो और इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है अगर ये थीटा हो तो इसको इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि कौन से किस तरीके से या किस सिचुएशन में यदि ये सरफेस एरिया को रखा जाए तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और कब मिनिमम होगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये अपना एक इस तरीके से सरफेस एरिया फॉर्म में है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एग्जाम्पल के लिए अपने यहाँ पे देख लें, ये अगर कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये डायरेक्शन में, बी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको अगर इस तरीके से रखता हूं, इस तरीके से रखता हूं या ऐसे रखता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इससे पास होंगी, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जितने भी इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो मैक्सिमम इससे क्या होंगी, पास हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं अब इसी को रोटेट करके कुछ ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर दिया, अभी तक ऐसे था, अब इसको रोटेट करके ऐसे किया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, तो कम से कम निकलेगी या तो ना के बराबर निकलेगी, कम से कम निकलेगी या तो ना के बराबर। या ऐसे देखिए, ये ऐसे जा रही है तो मैक्सिमम इसको क्रॉस कर रही है, और इसको मैंने रोटेट करके अगर ऐसे कर दिया तब क्या हो रही है, कम से कम जा रही है, इसमें से कम से कम पास कर रही है। तो यहां पे जब सरफेस जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है, लेकिन याद रहे इसकी सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर, ये अगर एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये एरिया वेक्टर। मतलब ये हो गया कि सरफेस की एरिया वेक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, सरफेस की एरिया वेक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, उस सिचुएशन में यहां से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करेगी। है ना बेटा, ये समझ में आया क्या? देखो आप, देखो ये समझ में आ गया। और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तब इसकी एरिया वेक्टर ऐसे आ गई, मतलब जब एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उस सिचुएशन में कम से कम मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगी। जाएगी तो सही, यहां से जा तो रही है लेकिन कम से कम जा रही है, कम से कम जा रही है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? तो यहां पे जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा
तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर पास करेगी। और जब इसका एरिया वेक्टर सरफेस का जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस सिचुएशन में कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया से पास करेगी। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ क्या? ओके। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक सरफेस बनाया, ये सरफेस बना दिया। अब यहां से क्या हो रहा है कि ये मैक्सिमम यहां से पास कर रही है, मैक्सिमम पास कर रही है। इसकी एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है? तो इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये एरिया वेक्टर है एन कैप, ये एरिया वेक्टर है। तो इस सिचुएशन में यहां पे हम देखें तो थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वह 0 डिग्री हो रहा है, वह 0 डिग्री हो रहा है। तो उस सिचुएशन में यहां पे जो फाई होगा, ये फाई जो है मैक्सिमम होगा, फाई मैक्सिमम होगा। और जस्ट यहीं पे अगर इसको मैं क्या करता हूं, इसकी एरिया वेक्टर को अपर डायरेक्शन में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर देता हूं, जस्ट परपेंडिकुलर बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने अब ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे पास कर रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं। तो उस सिचुएशन में जब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, वह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अब ये हो गया एन का है, और यहां पे ये बी हो गया। तो अब इन दोनों के बीच का जो थीटा है वह बन गया 90 डिग्री, वह बन चुका है 90 डिग्री। तो यहां पे जो फाई होगा वह फाई मिनिमम होगा, फाई यहां पे मिनिमम होगा। तो इन सब बातों से क्या पता चला, इन सब बातों से ये पता चला कि जो फाई है वह किस पे डिपेंड कर रहा है। फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड पे, फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड पे। और दूसरा, फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, फाई दूसरे चीजों पे डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो किस पे है, सरफेस एरिया पे। ये जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। जैसे ये छोटा था, ये छोटा था, कम जा रही है, इसको मैंने और बड़ा ले लिया, तो यहां से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगी। तो मतलब ये हो गया कि यहां पे सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एस इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब यहां पे अगर हम देखें, एक चीज और डिपेंड करता है, एक चीज पे और डिपेंड करता है। हाँ बेटा बोलो, किसमें, किसके थर्ड केस में? यहां पे ये थर्ड केस नहीं है, ये केस 1 केस 2 है, ये 1 2 है। ये तो हमने फ्लक्स को मैंने डिफाइन किया है। हाँ, यहां पे कुछ नहीं हुआ है, यहां पे ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि ये है, ये ऐसे रखा था मैंने, ये ऐसे रखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इसे पास कर रही थी। ये वाली पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन थी, ये ऐसे ज्यादा पास कर रही थी। तो इसकी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का डायरेक्शन क्या था बेटा, सेम। तो थीटा कितना हो गया था, 0 डिग्री। तो यहां पे फाई जो है मैक्सिमम हो रहा था, फाई मैक्सिमम। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, पास करेंगी, उतने ही क्या होगा, उतने ही यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके। अब यहां पे मैंने इसी को क्या करा, इसको रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ अब बाहर निकलने लगी। देखो अब बाहर निकलने लगी, मतलब ये तो पतला हो गया ना, एरिया कम हो गई है इधर से, तो बाहर निकलने लगी। लेकिन इसका जो
सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, तो ऐसा बन गया ना, ये ऊपर की तरफ हो गया, सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर चला गया, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, थीटा 90 दिख रहा है। तो उस इक्वेशन में अब यहां से मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही हैं, कम से कम या नहीं के बराबर कर रही हैं, तो इसलिए यहां पे जो फाई होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर थीटा 90 होता है तो फाई मिनिमम होगा, और थीटा यदि 0 होता है तो फाई मैक्सिमम होगा। लेकिन याद रहे कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है बेटा, तो ये हाँ, इन दो बातों पर ये डिपेंड कर ही रहा है कि फाई जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल है, फाई जो है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात पे और डिपेंड कर रहा है, वह इसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और वह एंगल किसका, कॉस का, कॉस का। क्योंकि देखो, अगर ये कॉस 0 है और इस पे मैक्सिमम है, तो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री की। मतलब कि 0 वाले जब एंगल को हम कॉस में लेंगे तो ही फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कॉस वाले 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसकी क्या होती है, 0 हो जाती है, मतलब यहाँ पे मिनिमम होता है। क्लियर होगी बेटा, क्लियर हो गई ये बात राजदीप? तो हाँ, तो ये जो फाई होगा, फाई डिपेंड करेगा कॉस ऑफ थीटा पे भी। ये 3 फैक्टर्स हैं जो फाई को इफेक्ट करने वाले हैं। अब यहां से तीनों को यदि मर्ज कर दें तो फाई इक्वल टू मिल गया बी एस कॉस थीटा, फाई इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। यहां पे फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एस जो है सरफेस एरिया वेक्टर है, और कॉस थीटा जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब यार इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है, फाई इक्वल टू बी डॉट एस, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, फाई इक्वल टू बी डॉट एस। इसका मतलब हो गया, हाँ बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, वहां पे क्या होता है कि जब अगर डॉट प्रोडक्ट है तब वहां पे कॉस थीटा आएगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वहां पे साइन थीटा आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स कुल कितना होगा। अब इसमें बेटा हम देखना है कि फॉर, ये तो किसके लिए था, ये यूनिफॉर्म के लिए है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो, लेकिन यहां पर अब एक सिचुएशन ये भी क्रिएट हो सकती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वो सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब हम लोग देख सकते हैं, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कैसे, जो सरफेस एरिया हमने एक ही साथ पूरा का पूरा ले लिया था, तो हर सरफेस एरिया पे क्या था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अलग अलग सरफेस एरिया पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे, और उसमें से एक स्मॉल सरफेस एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस सिचुएशन में वी टेक ए स्मॉल ये स्मॉल पार्ट ऑफ सरफेस एरिया एज, हमने यहां पे ds ले लिया, एक छोटा सा सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस था पूरा उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, और उस छोटे पार्ट को हमने क्या करा, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
तब यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर फाई इक्वल टू, ये जो मैं बता रहा हूं फाई, यह फाई जो है यह किसके लिए होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट, और एस की जगह पे अब हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया है, बी डॉट स्मॉल ds। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है बेटा, लेकिन यह कब के लिए है, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो। ठीक है बेटा, अब हम लोग को इसमें यह कैलकुलेट करना है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और किस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को निगेटिव लेंगे। जैसे ये एक सरफेस एरिया है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रही है, इधर से निकल रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, जो चेंज होगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहां से क्या हो रहा है, अगर इधर से इंटर कर रही है तब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब उसका साइन क्या होगा, और जब इधर से आउट हो रही है तब उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स का साइन जो है वो क्या होगा। तो इसको भी देख लीजिए, बस 2 मिनट का और काम है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यह एक सरफेस एरिया लिया है, ये एक सरफेस एरिया लिया है, और इस सरफेस एरिया में एक हमने यहाँ पे छोटा सा पार्ट हमने इसमें कंसीडर किया है, इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, काट लिया है, जिसको हम लोग ds कर सकते हैं, ds। और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये यहां से निकल रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रही हैं। अब यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं, इसको बेटा थोड़ा सा अंदर कर दो, अब यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी एरिया वेक्टर होगी, ये जो सरफेस मैंने काटा है इसकी जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर को मैं अगर ऐसे दिखाता हूं, ये एरिया वेक्टर है एन कैप, एरिया वेक्टर एन कैप है, और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ये जो जा रही है इस तरह से, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, तो यहां पे जो एंगल इनके बीच में बनेगा, किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो यहां पे एंगल बनेगा, यह एंगल क्या होगा आप देख सकते हो, समझ सकते हो इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक कर दूं तो जितना भी ये एंगल बनेगा, आप इसको भी आगे बढ़ा करके आप ये देख सकते हो, ये जितना भी एंगल बनेगा यहां पे जो थीटा होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, यहां का थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन ये 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। और अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फाई होता है वह bs cos ऑफ थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर एक मिनट, सॉरी गलत बन गया ना, गलत बन गया, ये 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा, ये क्या है ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, 0 से 90 से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे थीटा का एंगल 0 से 90 बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, bs cos थीटा। और cos थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो cos में 90 डिग्री से बड़े एंगल की वैल्यू क्या आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब निगेटिव होता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो डी फाई का साइन होगा,
यहाँ पे जो डी फाई, क्योंकि ये हमने डीएस ले रखा है तो यहाँ पे डी फाई बनेगा, डी फाई। तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये डी फाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, निगेटिव मिलेगी। ये डी फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन में निगेटिव मिलेगी। ठीक है, ये साइन में यहाँ पे निगेटिव मिलेगी। अब वैसे ही अगर हम यहाँ की बात करें, अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर किया सरफेस एरिया का डीएस, और इसका जो एरिया वेक्टर आपने लिया वह एरिया वेक्टर अगर इस तरह से ले लिया है, ये एरिया वेक्टर है इसके सरफेस पे एन कैप, तो उस सिचुएशन में जो एंगल आएगा, जो एंगल बनेगा वह एंगल, ये जो थीटा एंगल बनेगा वह 0 से 90 से छोटा बनेगा, ये एक्यूट एंगल बनेगा। तो इस वाली सिचुएशन में थीटा क्या बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। इसको डी फाई कर लेते हैं, डी फाई स्मॉल है ना, स्मॉल हमने कर लिया। तो यहाँ पे भी डी फाई क्या होता है, ये होता है बी एस कॉस थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो डी फाई होगा वह डी फाई क्या बनेगा, वह पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस से 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होते हैं उसमें कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे बल्कि एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड हो रही है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, निगेटिव होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो रही है तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव। और जब आउटसाइड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह क्या होगा, डी फाई जो है या पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा। और आउटसाइड जो है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स ये पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ आ गया। आउटसाइड का मतलब ये है कि जैसे देखो ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो एक तरफ से इंटर कर रही है ना, जब इंटर कर रही है तो निगेटिव, और जब यहां से इंटर करके इसके अंदर तो रहेगी नहीं, वो क्या होगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो जब यहां से इंटर कर रही है तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स जो है निगेटिव होगा, और जब वहां से बाहर हो रही है तो उस वाले सरफेस पे, मतलब इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जिधर से इंटर कर रही है उस वाले सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स निगेटिव होगा, और जहां से वो आउट हो रही है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है बेटा, तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। ओके, हाँ बेटा बोलो।